नमस्कार। इस वक्त हम कांगड़ा ज़िले के रहन के आसपास रहन छत्तर नाम का एक गांव है और यहाँ एंजल दिव्यांग व अनाथ बच्चों का आश्रम है। उस आश्रम में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इन दिव्यांग बच्चों को किस तरीके से संभालना, सहेजना और उन्हें एक समाज की मुख्य धारा में लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। इस आश्रम को जो चला रहे हैं मैडम, उनका नाम अलका शर्मा जी है। हम उनसे भी बात करेंगे और यहाँ इन दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं। कई प्रकार की यहाँ एक्टिविटीज़ की जाती हैं। एजुकेशन के बारे में कुछ बच्चों को जो दूसरा कमरा है उसमें उनको पढ़ाने के कुछ तरीके सिखाए जा रहे हैं। तो उनको बिल्कुल मुख्य धारा में लाने का जो सार्थक प्रयास है, स्तुत्य प्रयास है, वो अलका जी कर रहे हैं। चलो नाम बताओ अच्छे से डांस में। क्या नाम आपका? मेरा नाम है ऋतिक। मम्मा का नाम? मेरी माँ का नाम है बिंदु। भाई का नाम? मेरा भाई का नाम है आराम से बोलो, फास्ट नहीं बोलो। मेरे भाई का नाम और आपको ABC आती है? आती है? बोलो। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTWUVWXYZ। सर, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं डोमेटा से बिलोंग करता हूँ और मुझे यहाँ पर 4-5 साल हो गए काम करते हुए एज ए स्पीच थेरेपिस्ट काम करता हूँ। अच्छा, ये जो ऋतिक है ये आपके पास सर इसको तो 2-3 दिन में। अच्छा जी, इसका रेडियो स्विच बहुत हाई है। उसको हम पहले 1 वर्ड पर, फिर 2 वर्ड पर, फिर सेंटेंस में पूरा बात करने का प्रयास करें। अच्छा सर, आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको उन बच्चों को पढ़ाने में कैसा? सर, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें खुशी भी होती है कि बच्चे आगे बढ़ सकें और काम कर सकें।
मारो शॉट मारो बस इधर से ये लगा दिया चौका लगा दिया उसने अभी आउट हो गया कर बोल दे इसको आउट लगा शॉट ये ले इस वक्त हम बात करेंगे इस आश्रम में जो पेरेंट्स अपने बच्चों के यहाँ पर लेकर के आए हैं उनसे बात करेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उनके स्वास्थ्य में क्या क्या सुधार हो रहा है। सर आपका शुभ नाम? सर माय नेम इज आरसी ग्रोवर। जी इज माय सन, ही इज 13 year old, ही इज सफरिंग फ्रॉम सेवरल पल्स और ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ आए वही पूरी हो गया। तो मेरा बच्चे की अभी 90% डिसेबल है। अभी एक महीने में मेरे को ये बहुत महसूस हुआ बच्चों को देख के, क्योंकि ये चल नहीं पाता। अभी जो इसका लेफ्ट हैंड साइड हैंड जो है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, उसमें बुकिंग आ रही है, चीज़ों को होल्ड कर रहा है, चीज़ों को पकड़वा रहा है। बाकी इसकी जो लेग्स का था तो लास्ट टाइम हमने उदयपुर में ट्रेड करवाया था, आफ्टर दैट मैं यहाँ के थेरेपी करवा रहा हूँ। तो इसके घुटने जो है पहले काफ़ी टाइम थे, तो अभी जो है अभी जैसे इसकी थेरेपी चली गई है तो इसके घुटने जो है काफ़ी सीधी हो गई है इसके टाइम। इसका इम्प्रूवमेंट है इसमें। अभी कितना टाइम लगता है इसके लिए जो बता सकते हैं कितना टाइम इसको ठीक होने में? तो अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें सुधार हो रहा है तो नेचुरली थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका जो विश्वास है जी वो बिल्कुल भगवान करे कि ये बेटा जल्दी स्वस्थ हो और इस सक्षम बन जाए। जी दुआ करते हैं। गुड़िया है ये भी बिल्कुल इसमें अपनी एक्सरसाइज कर रही है, तो इससे भी जानना चाहेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। 6 महीने हो गए, जैसा कि ये बता रही है कि 6 महीने हो गए इसको यहाँ आए हुए, और इसमें कुछ टांगों में दिक्कत है, हाथ में है और टांगों में है, और ये इसमें अपना पूरा ये कर रही है। तो आप भी बेटा जल्दी ठीक हो जाएंगे, ऐसी कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपको कितना समय हो गया यहाँ पर आते हुए। ये भी मैं सुबह से देख रहा कि ये पूरे तरीके से इसकी मालिश और एक्सरसाइज करवाने में मदद कर रहे हैं। तो जी आप बताएँ कि इसको क्या दिक्कत है? चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, पर हमें साल हो गया थोड़ा करते जरा नहीं है बालक बैठ। आप कहाँ से? बनारस मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आप मैं आपको इसमें जब ये शुरू में आया था तो वर्तमान स्थिति में कुछ क्या नहीं अभी है स्टार्टिंग में आया था, स्टेटमेंट काफ़ी ठीक है। तो आपको भी ये कितना समय हो गए? 4-5 साल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगी है, काफ़ी महसूस हो रहा है। यहाँ अच्छा लगता है, मतलब यहाँ आके मेरे को काफ़ी हिम्मत वगैरह मिलती है, मोटिवेशन। इसके लिए मैं मैम का थैंक यू बोलना चाहूँगा। और बाकी जो स्टाफ है वो काफ़ी हेल्प करता है यहाँ पे। मुझे यहाँ आके काफ़ी प्राउड फील हो रहा है अपने को, कि अपने को मेरे को विश्वास है कि मैं खुद कर सकता हूँ। सर जी ये सरजम मैथमेटिक मशीन है जो स्पाइन के लिए अच्छी है, रीढ़ की हड्डी के लिए, पेन वगैरह जो भी है, बड़ी बेटर मशीन है, रिलीफ देती है। दूसरी मैनुअल मशीन है, मैनुअल रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइन जो भी पेन वगैरह होती है ठीक हो जाती है इससे।
तो मैक्सिमम 40 मिनट हम बच्चों को लगाते हैं। अभी हम जैसे कि मशीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें हैं, तो एक और मशीन यहाँ पर रखी हुई है, उसके बारे में भी हम मैम से जानेंगे कि उसका क्या उपयोग है और उसका बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है। इस मशीन का नाम और फंक्शन क्या है वो भी साथ साथ। इसको वैसे टेबल ही बोलते हैं हम जी। ये खड़ा करने वाला है बच्चों को, जैसे जो बच्चे खुद खड़े नहीं हो सकते हैं, इससे कि टांगों में भी जोर पड़ता है इनकी, और पैर भी थोड़े, जिसके पैर भी काफ़ी हद तक मुड़े हों बच्चों के, वो पैर भी ठीक हो जाते हैं, बच्चे काफ़ी स्टेबल रहते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल, मतलब घुटनों में ये हाँ जी। साफट सी। हाँ जी। ठीक है। ये जो अभी आप टेबल देख रहे हैं, इससे जो जिन बच्चों के अंग या घुटनों में दर्द रहता है उनके लिए ये बहुत अच्छी एक मशीन बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैम इसमें जैसा कि बिल्कुल आप इसके विषय में थोड़ा सा और जानकारी दें हमारे दर्शकों को। सही है, इससे हम बच्चों को खड़ा करते हैं जी कि बच्चों को जैसे पैर नीचे लगे, बैलेंस बन जाए। हाँ जी, बैलेंस बन जाए इनके ना जी। ये इस आश्रम का एक्टिविटी एरिया है, यहाँ पर बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। नमस्कार। कि नया दिन है, नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। इस वक्त हम एंजल दिव्यांग व अनाथ बच्चों का आश्रम रहन छत्र में बैठे हैं और हमारे साथ है मैडम अलका शर्मा जी। आपका मैडम आप हमारे चैनल में स्वागत, हार्दिक स्वागत। तो हम कुछ आपसे इस संदर्भ में बातें करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कब से इस दिव्यांग आश्रम को चला रहे हैं? सर मुझे ये आश्रम चलाते हुए 5 साल हो गए। और ये कार्य करने में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सर मेरा खुद का बेटा डिसेबल्ड है, अभी वो 12 साल का है। तो जब वो कुछ 6-7 साल का था तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मैं अपने बच्चों की सेवा करने के साथ साथ बाकी लोगों को भी ये चीज़ें सुविधाएं पहुंचाऊं, क्योंकि हमारे पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एरिया में कहीं भी ऐसा फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं था और बच्चे इस चीज़ इलाज के अभाव में इधर उधर जा रहे थे या फिर अपने घर में बैठने को बेच रहे थे।
तो मुझे यही से प्रेरणा मिली थी मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँ। जी बिल्कुल। जो आपने व्यक्तिगत अनुभव किया है और आपने अपनी अनुभूति को इस तरीके से समझा कि लोगों का दर्द, अपना दर्द, लोगों का दर्द एकम एक मिल गया, हो गया, और आपको एक जो नई दिशा मिली है, और इन बच्चों का भी मैं सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसी उनको टीचर मिली है, ट्रेनर मिली हैं। तो इन बच्चों के साथ जैसा कि मैं देख रहा था कि आप बड़े घुल मिल गए हैं, तो आपको इसमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे? जी सर, प्रयास ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कोई भी दिव्यांग है किसी भी तरह का, चाहे वो मानसिक रोगी है, चाहे वो शारीरिक रोग से बीमार है, सबसे पहली उस बच्चे को संभालने की परिभाषा है प्यार। अगर आप इन बच्चों को प्यार देंगे तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे वो भी प्यार के बदले प्यार ही देंगे, और आप जो भी उनको बात कहना चाहेंगे वो समझेंगे। चाहे वो बच्चा बोल सुन नहीं सकता है, पर वो प्यार की भाषा को समझेगा और आपकी बात को ज़रूर आगे मतलब उसको समझने की कोशिश करेगा, आपके ऑर्डर फॉलो करेगा, आप जिस तरीके से उसको चलाना चाहेंगे वो चलेगा। बिल्कुल उसका इमिटेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि हर आदमी जो है, प्रकृति का ये एक नियम है कि प्रेम जो है वो प्रेम हृदयों को परिवर्तित कर देता है। तो चाहे कितने अभी पत्थर दिल क्यों ना हो, अगर उसको इस तरीके से व्यवहार मिलता है तो वो जरूर परिवर्तित होता है। तो मैं और ये जानना चाहूँगा कि इस आपके इस आश्रम में इस वक्त तक कितने बच्चे यहाँ पर एनरोल्ड हैं, आते हैं? सर मेरे पास 110 बच्चे इनरोल्ड हैं, उसमें से कुछ आके चले गए हैं, मतलब ठीक होके चले गए हैं। तब तकरीबन 14-15 बच्चे जो बोलते चलते नहीं थे वो ठीक होके चले गए हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं वो बच्चे। और बाकी 50-60 बच्चे हैं जो रेगुलरली अभी भी आ रहे हैं। बाकी कुछ छोड़ गए हैं, कुछ ठीक होकर चले गए हैं, कुछ स्कूलिंग में जा रहे हैं, दूसरे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो बच्चे जब कुछ ठीक होकर से चले गए हैं, अब आपको बिल्कुल अंदर से इतनी खुशी? सर बिल्कुल खुशी ही होगी, और क्योंकि एक तो मेरे स्टाफ की और हमारी मेहनत लगी है पूरा। कई बच्चे 6 महीने में ठीक हो रहे हैं, कई साल भर में ठीक हुए। एक तो मेहनत अपनी, और दूसरा और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि अगर ये बच्चे ठीक हो सकते हैं तो बाकियों को भी हम ठीक करने में पूरी जी जान लगा देंगे। तो बहुत खुशी होती है इस चीज़। जी बिल्कुल। अभी ये जो बच्चे आपने जैसे कि बताया कि 110 बच्चे यहाँ इस आश्रम में ठीक भी हुए हैं, वो सच में उन पेरेंट्स को कितना अच्छा लगा होगा। तो इन बच्चों को संभालने में और सुविधाएं प्रदान करने में भी कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ साधन चाहिए होते हैं। तो ये सब साधन आप कहाँ से मैनेज करते हैं? सर साधन जब शुरुआती दौर था एनजीओ शुरू करने का, तो सबसे पहले ये था कि खुद से ही मैनेज किया। उसके बाद बहुत सारे लोग सहयोगी जुड़े हैं जो डोनेशन करते हैं और जिनकी मदद से मेरा आश्रम चलता है। बच्चों को इस मेन स्ट्रीम में लाने का भी आपका ये जो स्तुत्य प्रयास है सच में सराहनीय है, और इनके भविष्य के बारे में भी आपकी कुछ कार्य योजनाएं होंगी, तो उसके बारे में भी आप जरूर हमारे दर्शकों को? जी भविष्य में सबसे बड़ा इन लोगों के साथ जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैं एक दिव्यांग बच्चे की माँ हूँ, मुझे लगता है कि जब तक तो मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं उसका देख रेख कर रही हूँ, उसको प्यार से संभाल रही हूँ। तो सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारे बाद इन बच्चों का क्या। तो उस भविष्य को मैं अपने बेटे के हिसाब से अगर सोचूं तो मैं हर एक बच्चे को ध्यान में रख के यही चीज़ सोचती हूँ कि इन बच्चों का एक परमानेंट शेल्टर बनाऊंगी मैं। एक मेरे आश्रम का बड़ा रूप होगा जो मैं करने के प्रयास भी कर रही हूँ, जहाँ पे अगर कोई माँ बाप नहीं रहते हैं उनके बच्चे वहाँ पे आके रह सकें। जो माँ बाप अपने बच्चों को संभालने में सक्षम नहीं हैं तो वो भी अपने बच्चों को वहाँ पे आके छोड़ सकें। कई दिव्यांग लोग ऐसे हैं जिन्हें घर के ही लोग बाहर छोड़ जाते हैं, सड़कों पर फेंक जाते हैं। मतलब सबके लिए एक परमानेंट जो होम है हमारा एंजल डिसेबिलिटी होम बने, जो फ्यूचर में कभी किसी पेरेंट्स को ये सोच के डर ना लगे कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। तो इस चीज़ को मैं सिक्योर करना चाहती हूँ, इस विचार को, कोई भी माँ बाप इस पीड़ा से ना मिले।
अभी जो बच्चों का भविष्य की बात करें तो मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप यहाँ पर एक कैंप लगा था, वहाँ भी बच्चों को लेकर के गए थे, तो उसके पीछे का क्या आपकी क्या सोच रही थी? जी, एक्चुअली सरकार ने एक अभी 14-15 तारीख को फतेहपुर में रोज़गार मेला लगाया था। उसमें ये था कि जितने भी डिसेबल बच्चे हैं उनकी सक्षम कितने हैं, वो कितने पढ़े हैं, उनको देखिए, उनको उनके हिसाब से जॉब भी लाएंगे, वो रोज़गार देंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो अभी मेरे 2 बच्चों को कॉल आ भी गई है, 14 तारीख को उनका इंटरव्यू जैसा हुआ था वहाँ पे, और 2 बच्चों को कॉल आ भी गई है। वो अभी आज ही गए हैं, मतलब वहाँ पे जॉब ज्वाइन करने के लिए। वहाँ पे 2 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद उनको वहाँ पे कुछ उनकी सक्षम जितने वो होंगे उसके हिसाब से उनको जॉब दी जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि सरकार ऐसे रोज़गार मेले रोज़ ही लगाए ताकि इन बच्चों को भी अपनी ज़िंदगी जीने में आसानी हो, क्योंकि वो अर्निंग अपने हाथों में होगी तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। जी, जैसा कि इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने 3% का आरक्षण रखा हुआ है, लेकिन वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाता है, उसमें कई प्रकार की दिव्यांगता इसमें शामिल रहती है, 7-8 प्रकार की इसमें रहती है। लेकिन जो बिल्कुल अक्षम है, चलने फिरने में अक्षम है या मेंटली रिटायर्ड हैं, उनके लिए भी अगर इस तरीके से कुछ योजनाएं बने या वो ताकि अपना वो पेट पाल सके, तो ऐसे बच्चों को संभालने में तो आपको थोड़ी परेशानी भी आती होगी। सर, परेशानी नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि अभी 12 साल का रोहित का बेटा है, तो वो एक्सपीरियंस हो गया है संभालते हुए। और दूसरा, मैं एक माँ हूँ तो मुझे बच्चों में कभी भी असहज महसूस नहीं करती हूँ। मुझे बहुत मतलब ये सेवा ही मेरा अभी धर्म बन गया हुआ है। मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती इन बच्चों को संभालने में। इवन कोई भी बच्चा आता तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसको जल्द से जल्द ठीक कर सकूँ। जिस काबिल ये नहीं, हमने पहले अगर खाने के काबिल नहीं है तो खाने लायक बने, खुद से खाए, खुद से बाथरूम वगैरह जा सके, खुद से अपने निजी कार्य कर सकें। तो मुश्किल जैसा शब्द सर मेरी डिक्शनरी में नहीं है सर। बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत अनुभव ही है। मैं और जानना चाहूँगा कि हमारा जो ये समाज है इन बच्चों को थोड़ा सा मतलब किसी दूसरी दृष्टि से देखता है, तो ऐसा भी कहीं आपके साथ आपने ऑब्जर्व ऐसा किया कि क्या और उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि इनको किस तरीके से समाज मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए? सर देखिए, बहुत बड़ी दुनिया है, हर एक इंसान की अपनी सोच है और ऐसे बच्चों के साथ बहुत से लोग गलत व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं, इवन घर के भी लोग करते हैं। और ये चीज़ आप पूछते हो कि करना चाहिए, करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये चीज़। पर मेरे को लगता है कि कुछ भी अगर बदलना है तो हम शुरुआत खुद से करें, हम अपनी सोच चेंज करें, दूसरे को बोलने की बजाय कि आप चेंज करो आप खुद को, या आप ये मत बोलो। पहले हम अपने बच्चों को संस्कार दें कि इन बच्चों के साथ अच्छे से ट्रीट करो। हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तभी कुछ चेंज होगा। हमें किसी कोई व्यक्ति टेढ़ा चल रहा है, हम उसको बोलेंगे वो लंगड़ा जा रहा है, हमारे पास बैठे बच्चे भी यही चीज़ सीखेंगे कि हाँ वो लंगड़ा है। वो उसे दया वाली नज़र से बिल्कुल नहीं देखेंगे या उसको हेल्प करने की ये नहीं जानेंगे। वो उसको गलत शब्दों का प्रयोग करके छेड़ेंगे। पर मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और सबसे पहले कुछ भी चीज़ अगर हमें सुधार करनी है तो अपने बच्चों को ही ये संस्कार देने चाहिए। इस संस्थान को चलाने के लिए आपने सहायक स्टाफ भी रखा होगा, तो कितने लोग आपके इस पुनीत कार्य में मदद कर रहे हैं? सर मेरे स्टाफ में अभी 10 स्टाफ मेंबर हैं, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, जो खाना बनाती हैं वो है, और 4 मेरी केयर टेकर लड़कियाँ हैं। हम सब मिलके पूरे आश्रम का काम देखते हैं। और मॉर्निंग में ऐसा होता है कि हम खुद पिक एंड ड्रॉप मतलब यहाँ पे करते हैं बच्चों को, एम्बुलेंस से बच्चे लेके आते हैं, फिर उनकी यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज होगी, स्पीच थेरेपी होगी, फिजियोथेरेपी होगी। उसके बाद जो मशीनें लगेंगी बच्चों को वो लगेंगी, और उसके बाद फिर लंच बनेगा जो यहाँ पे सभी बच्चों का इकट्ठा बनता है। फिर उसके बाद जो लगी हुई मशीनें हैं, जो उनका बाकी का काम है, वो सारा स्टाफ देखता है। और हम तकरीबन ये सर्विस 8 से लेके 5 बजे तक। तो ये जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये उन बच्चों की थेरेपी भी करते हैं, थेरेपी भी करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा आप जिस ध्येय को लेकर के चले हैं, इसके लिए
लोगों की मदद तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो आपको कहीं न कहीं से मदद करते होंगे, और वे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो बहुत सारे ऐसे हैं कि गुप्त दान करते हैं। वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम दान कर रहे हैं किसी अच्छे कार्य के लिए तो एक हाथ काम कर रहा है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसे भी कहीं आपके इसमें हैं, उनके लिए भी अगर आप कुछ शब्द बोलना चाहें। सर बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए, तभी मैं ये आश्रम चला पा रही हूँ, क्योंकि अकेले के बस का तो ये चलाना बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारा खर्चा हो जाता है इसमें पर मंथ। तो एक सिंपल बच्चे को संभालने में अगर इतना खर्चा, तो आप सोचो कि यहाँ पे अगर 110 बच्चे हैं तो कितना प्रॉब्लम होती होगी। पर यह कि बहुत सारे अच्छे लोग जुड़े हैं, ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो अपनी तरीके से हर पॉसिबल हेल्प करते हैं, चाहे वो राशन की मदद हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, किसी भी तरह की मदद अगर मैं कहूँ तो कभी मुझे मना नहीं होता है। और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वैसे वैसे सहयोगी भी बढ़ रहे हैं, तो उन सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप प्लीज़ ऐसे ही मेरी हिम्मत बनाए रखिए। इसके साथ आप हमारे दर्शकों को कोई और संदेश देना चाहते हैं तो आपका संदेश सर मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि जितने भी लोग हैं हमारे समाज में, वो पहले सबसे पहले तो इन बच्चों को या इन लोगों को जो भी दिव्यांग हैं नफरत की या विचार की वाली नज़र से ना देखें। जितना अगर हमारे घर में कोई अक्षम बच्चा है तो उसको ट्राई करो कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने काम खुद से कर सके। एक बेचारगी वाला जो हमारा नज़रिया है इन बच्चों की तरफ या इन लोगों की तरफ, वो हमें बदलना चाहिए, क्योंकि बेचारा बोलने से उसकी हिम्मत और ज़्यादा टूटेगी, बनेगी नहीं। और मेरे आश्रम का मेन मोटिव यही है कि अक्षम को सक्षम करना है, कम से कम लोगों के लिए नहीं, खुद के लिए ही सही। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो बच्चा जो कोई भी यहाँ पे आता है वो चल नहीं पाता तो उसे इतना काबिल बना दूँ, चल सके, अपने कार्य कर सके। बस लोगों तक यही है कि इन बच्चों से प्यार करें, हमदर्दी रखें, फिर बेचारगी वाला शब्द यूज़ मत करें उनके सामने, तो बिल्कुल नहीं, जो उनकी हिम्मत को तोड़ता है। वसीयतें अपने नाम लिखवाने से कुछ नहीं होता, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना पुनीत कार्य संभाला हुआ है, और आपका जो भी सहयोग कर रहे हैं उनका भी हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और इन बच्चों के लिए जो भी आप कर रहे हैं, अक्षम से सक्षम की ओर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में आप कामयाब हो रहे हैं। और जो भी यहाँ पर बड़ी उम्मीद लेकर के आता है, उनकी उम्मीदें पूरी हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सब सहयोगियों का जो मुझे इन चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ सब मेरे साथ जुड़िए। जो मेरा ड्रीम है परमानेंट इन बच्चों के लिए शेल्टर बनाने का, आप सब सहयोग करेंगे तो वो जल्द ही सपना साकार हो जाएगा और इन बच्चों को एक रहने का पक्का ठिकाना मिल जाएगा जो बच्चे अनवांटेड हैं घर से। और आप जो लोग भी मेरी हेल्प कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद।